तो बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की हमारे क्लास तीसरी है बेसिक मैथ्स की। क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 15,030 रन बनाए एवं एक दिवसीय क्रिकेट में 18,999 रन बनाए। बताइए दोनों खेलों में कुल कितने रन बनाए। तो पहले पारी में तो कितने बनाए उसने, वो बनाए थे 15,030 बनाए थे। ठीक है, फिर ये तो टेस्ट में बनाए थे, किसमें बनाए थे, टेस्ट क्रिकेट में। फिर आपका एक दिवसीय क्रिकेट में कितने बनाए, तो एक दिवसीय में बनाए थे उसने कितने, 18,999 इतने रन बनाए। वो बोल रहा है कि कुल कितने रन बना दिए उसने अब तक, तो इनको ऐड कर देंगे हम। तो ऐड कर दो, तो इस तरफ तो 9 आ गया है, 9 और 3 12, और हासिल का हो गया 1, 9 और 1 10, हासिल का हो गया है 1, और 5 और 1 6, 6 और 8 कितना हो गया 14, और हासिल का हो जाएगा 1, और ये इस तरफ हो गया है 3। तो उसने 34,029 टोटल रन बनाए हैं अब तक। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए, अंकों 5, 3, 9, 7 और 4 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं, 5 है, 3 है, 9 है, 7 है और 4 है। सबसे पहले हम बनाते हैं सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। चलो, दिए हुए अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9 है, तो 9 को लिख दो। जिसको लिख दिया है उसके ऊपर क्रॉस का साइन लगा दो। अब बचे हुए अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 7 है, तो 7 लिख दो और उसके ऊपर क्रॉस का साइन लगा दो जिसको लिख दिया है। फिर देखिए बचे हुए अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 5 है, तो 5 को लिख दो और 5 के ऊपर क्रॉस का साइन लगा दीजिए। अब बचे हुए अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 4 है, तो 4 के ऊपर क्रॉस का साइन लगा दो। अब लास्ट में कौन बचा है, 3, तो 3 को लिख दो। तो ये बन गई है सबसे बड़ी संख्या। अब हमें क्या बनानी है, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे, तो एक बार इसमें इस क्रॉस वाले को साफ कर देता हूं। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो सबसे पहले हमें सबसे छोटा नंबर, देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो 3 है, 3 को लिख दिया। अब 3 के ऊपर क्रॉस का साइन लगा दो। अब बचे हुए अंकों में सबसे छोटा अंक कौन सा है, 4 है, तो 4 को लिख दो और क्रॉस का साइन लगा दिए। अब बचे हुए अंकों में सबसे छोटा अंक कौन सा है, 5 है, तो 5 लिख दो और उसके ऊपर क्रॉस का साइन लगा दो। अब बचे हुए अंकों में सबसे छोटा अंक कौन सा है, 7, और 7 के ऊपर क्रॉस का साइन लगा दो। अब देख लीजिए लास्ट में कौन सा अंक बचा है, 9, तो 9 को लिख दीजिए। तो 9 को लिख दिया है। तो ये बन गया सबसे छोटी संख्या। हमें क्या पूछा है, इनका अंतर पूछा है, तो अंतर कर लीजिए। अंतर हम कर लेंगे। चलो, इस तरफ कितना बच गया है, 4 बच गया है, इस तरफ बच गया है 6, और इस तरफ बच गया है 9, और इस तरफ बच गया है 2, और इस तरफ बच गया है 6। तो 62,964 इनका अंतर आ गया है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, सब रोजगार समूह के सदस्य प्रतिदिन 1385 पापड़ बनाते हैं। बताइए अगस्त माह में कुल कितने पापड़ बनेंगे, ये बता रहा है। तो एक दिन में कितने पापड़ बनते हैं, प्रतिदिन का मतलब होता है प्रत्येक दिन। तो एक दिन में 1385 पापड़ बनते हैं। और वो बोल रहा है अगस्त माह में कितने पापड़ बनेंगे टोटल। तो अगस्त का महीना कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। तो अगर एक दिन में 1385 बनते हैं तो 31 दिन का निकाल लूं, तो क्या कर दूंगा, इसको गुणा कर दूंगा 31 से। तो 31 से गुणा कर दीजिए। तो 31 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, ये तो आ गया है 5, फिर ये आ जाएगा हमारे पास 3,
और ये आ जाएगा हमारे पास 9 और ये आ जाएगा 42। तो 42,935 टोटल इतने पापड़े बनेंगे कितने अगस्त माह में, क्योंकि अगस्त का महीना 31 दिन का था इसलिए हमने इसको 31 से मल्टीप्लाई कर दिया है। और ये है एक दिन में बनने वाले पापड़ की संख्या। तो एक दिन में बनने वाले पापड़ की संख्या को जब हमने 31 दिन से गुणा कर दिया है तो वो आ गया है टोटल पापड़ों की संख्या, 31 दिन में बनने वाले पापड़ की संख्या। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है एक घंटे में एक हवाई जहाज 685 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो बताइए 36 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा। देखिए क्लास 6 की बुक है उसमें है, अभी हम क्लास 6 की बुक को ही कर रहे हैं, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो एक घंटे में ये क्या कर रहा है, एक घंटे में 685 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। अब क्या बोल रहा है कि 36 घंटे में वह कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो अगर एक घंटे में 685 किलोमीटर की डिस्टेंस वह ट्रेवल कर रहा है, दूरी तय कर रहा है, और वो पूछ रहा है 36 घंटे में, तो मैं इसे एक घंटे में तय करने वाली दूरी को अगर 36 घंटे से मल्टीप्लाई कर दूं, गुणा कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 36 घंटे में दूरी तय करने वाली आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। अब इसको हम क्या कर देंगे, गुणा कर लेंगे। तो 6 पंजू 30, तो ये आ जाएगा 0। फिर हमारे पास आ गया है ये 6, फिर दोबारा से 6 आ गया है, और ये 4 और ये 2, तो 24,660 टोटल इतनी डिस्टेंस दूरी तय करेगा वो कितने घंटे में, 36 घंटे में। मल्टीप्लाई कर देना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे भी कर लेना है, जैसे 685 को 36 से, क्योंकि प्रारंभ में आप धीरे धीरे करोगे तो आपकी स्पीड धीरे धीरे ऑटोमेटिक बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे कर लेना है मल्टीप्लाई, यही आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए, एक व्यापारी ने 150 टेलीविजन सेट खरीदने के लिए इतना रुपया क्या किया है, उसने भुगतान किया है, 18,57,750 रुपए का भुगतान किया है। बताइए एक टेलीविजन सेट का मूल्य कितना है। तो कितने टेलीविजन खरीदे हैं भाई साहब ने, तो टेलीविजन की संख्या देखिए, टेलीविजन की संख्या, तो टेलीविजन की जो संख्या है वो टोटल वो कितनी है, 150। और इन 150 टेलीविजन को खरीदने में कितना रुपया लग गया है, तो भुगतान कितना किया उसने, कितना पे किया है, तो वो किया है 18,57,750, इतना रुपए भुगतान किया है। तो मैं क्या निकालूं, एक टेलीविजन का मूल्य निकाल लूं। तो एक टेलीविजन का मूल्य कैसे आएगा, तो एक टेलीविजन का मूल्य कैसे करूं, कि टोटल मूल्य कितना है, 18,57,750, ये टोटल मूल्य है। अगर इसमें मैं 150 टेलीविजन का भाग दे दूं तो मेरे पास एक टेलीविजन का मूल्य आ जाएगा। तो 150 का भाग दे दीजिए, तो देखिए एक जीरो से तो एक जीरो कट गया है। अब 15 से ये कट जाएगा, 15 की पहाड़ी से ऊपर वाला नंबर कट जाएगा, तो काटिए। तो 15 एकम 15, और 15 दूनी 30, और 15 ती 45, और 15 अंटा 120, और 15 पा 75, तो ये आ गया है 12,385। ये आया है एक टेलीविजन का मूल्य। तो उसने एक टेलीविजन को 12,385 रुपए में खरीदा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने 5,068 को 63 के स्थान पर 36 से गुणा कर दिया, बताइए उसका उत्तर सही उत्तर से कितना कम था। तो क्या कर रहा था, 63 के स्थान पर 36 से गुणा कर दिया, मतलब वो करना चाहता था 63 से गुणा, लेकिन कर दिया किससे गुणा, उसने 36 से। तो कितना गुना ज्यादा कर दिया है, तो मैं क्या कर दूं, इस 63 में 36 निकाल दूं, तो मेरे पास वो नंबर आ जाएगा कि इतना ज्यादा से गुणा कर दिया है। तो निकाल लो ये, तो 63 में से 36 निकालो, तो ये तो कितना आ गया है 7, और ये आ गया है 2, मतलब 27 गुना ज्यादा मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया इस संख्या को 5,068 से। तो अब इस 5,068 को
मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, गुणा कर दूं 27 से, तो मेरे पास वो नंबर आ जाएगा कि इतना ज्यादा उत्तर आया है, जो उत्तर आना चाहिए था उससे ज्यादा इतना उत्तर आया है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 5000 ए हो गया, 8 7 56 हो गया है। तो ये 6 हो गया है, फिर 3 हो गया है, ये 8 6 और ये हो गया 13। तो ये आ गया है इतना, इतना ज्यादा आया है वो। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो क्या करना आपको, ये जो दो नंबर हैं इनका अंतर निकालना। अब जो अंतर आता है उसको उस संख्या से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आ जाएगा हमारे पास कि इतना गुना ज्यादा आंसर आया है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा और किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज की 75,000 शीट उपलब्ध हैं। प्रत्येक शीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 प्रश्न बनते हैं। प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में 200 प्रश्न हैं। उपलब्ध कागज की शीट से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जा सकती हैं। तो पहले मैं यह निकालूं कि एक पुस्तक में टोटल कितने शीट लगेंगी, तो ये निकाल लीजिए। तो एक पुस्तक में लगने वाले सीटों की संख्या, सीटों की संख्या कैसे निकालूंगा, तो एक जो पुस्तक है उसमें टोटल कितने पृष्ठ हैं, 200, ये 200 हैं। और एक जो सीट है वो कितने पृष्ठ से मिलकर बनी होती है, 8 से। तो अगर मैं इस 200 में 8 का भाग दे दूंगा तो मेरे पास क्या जाएगी, सीटों की संख्या आ जाएगी, एक पुस्तक में लगने वाली सीटों की संख्या। तो भाग दीजिए, तो 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, मतलब एक पुस्तक में टोटल 25 सीट लग रही हैं। ठीक है, तो मैं क्या निकाल लूं, पुस्तकों की संख्या निकाल लेता हूं। अब पुस्तकों की संख्या कैसे निकालूंगा, टोटल सीट कितनी है, टोटल वो है 75,000, ये लीजिए 75,000। और एक पुस्तक में सीट कितनी लग रही है, 25। तो अगर मैं एक पुस्तक में लगने वाली सीटों की संख्या का भाग दे दूं तो मेरे पास टोटल पुस्तकों की संख्या आ जाएगी। तो भाग दीजिए 25 का, तो ये कितनी बार गया, 25 75, 3000 बार चला गया है। तो हमारे पास क्या जाएगा, 3000 पुस्तकें बनेंगी। आई होप समझ में आ गया होगा और तकलीफ भी नहीं हुई होगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है, एक होटल में 15 लीटर दूध उपलब्ध है। यदि 25 मिलीलीटर दूध से एक कप चाय बनती है तो बताइए 15 लीटर दूध से कितने कप चाय बनेगी। तो समझिए, आपने सुना होगा कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, वो होता है आपका 1000 ml होता है, मिलीलीटर होता है। तो 15 लीटर में क्या हो जाएगा, 15 लीटर में कितना मिलीलीटर हो जाएगा, तो 15 लीटर में 15,000 मिलीलीटर हो जाएगा। अर्थात 15 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 15,000 मिलीलीटर। हमें क्या निकालनी है, कप की संख्या, कि कितने कप भरे जाएंगे। तो कप की संख्या निकाल लो। तो टोटल दूध कितना है, 15,000 मिलीलीटर, 15,000 मिलीलीटर है। और एक कप में कितना मिलीलीटर दूध आता है, 25 मिलीलीटर। तो अगर मैं एक कप में आने वाले दूध की मात्रा का भाग दे दूं टोटल दूध में, तो मेरे पास टोटल भरने वाले कपों की संख्या आ जाएगी। तो भाग दीजिए, तो 25 ही गए 150, ये 600 बार गया है। तो कितने कप भरेंगे, 600 कप भरेंगे। ध्यान रखना है, ठीक है। हमने इसको मिलीलीटर में क्यों चेंज किया है, क्योंकि ये वाला जो है वो मिलीलीटर में है, तो इसको भी, इस लीटर को भी किस में बदलेंगे, मिलीलीटर में बदलेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने चेंज किया है, क्योंकि समान इकाइयों में ही क्या होती है, कंपैरिजन किया जाता है, भाग दिया जाता है या गुणा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, जागृति बाजार से 5 कॉपियां खरीद कर लाई जिसका मूल्य प्रति कॉपी 10 रुपए था, और उसकी सहेली हिमानी उतने ही मूल्य वाली 9 कॉपियां लाई, दोनों ने मिलकर कितने रुपए चुकाई। आइए, तो जागृति है, जागृति ने तो कितनी कॉपियां खरीदी, जागृति ने खरीदी 5 कॉपियां। और आपकी हिमानी है,
हिमानी ने कितनी खरीदी? तो हिमानी ने खरीदी है आपकी 9 कॉपियां। और एक कॉपी का मूल्य कितना है? एक कॉपी का मूल्य, एक कॉपी का मूल्य है कितना? 10 रुपया। तो टोटल कितनी पुस्तकें खरीदी खरीदी हैं? तो जागृति ने 5 पुस्तक खरीदी हैं और हिमानी ने 9 पुस्तक, इतना खरीदा है। ठीक है। और एक पुस्तक का मूल्य कितना है? एक कॉपी का मूल्य 10, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले कोष्टक को हल कर ले, तो 9 और 5 कितना हो गया? 14। तो ये इसको हल कर लिया, अब कोष्टक हट जाएगा, इंटू 10 से, तो ये कितना हो गया? 140 रुपए। तो 140 रुपए लगे हैं उन सभी कॉपियों का। ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। गुणनखंड हमें लिखना है। गुणनखंड क्या होता है कि जो ये संख्या, जैसे हम लेते हैं पहला 48, 48 का हमें गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड वो होगा कि इसमें 48 में उस संख्या का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो देखिए हमेशा जो गुणनखंड होता है किसी भी संख्या का, एक तो हमेशा गुणनखंड रहेगा, ध्यान में रखना है। तो एक गुणनखंड है, तो एक का भाग देखिए 48 में पूरा पूरा जा रहा है ना। इसके अलावा देखिए किस संख्या का भाग 48 में पूरा पूरा जाता है, वो उसका गुणनखंड हो जाएगा। तो देखिए 2 का भाग भी 48 में पूरा पूरा जा रहा है, तो 2 भी होगा। 3 का भाग भी 48 में पूरा पूरा जाता है, तो 3 भी होगा। 4 का भी जाएगा पूरा पूरा, तो 4 भी इसका गुणनखंड होगा। 5 का भाग नहीं जाता है 48 में, तो 5 इसका गुणनखंड नहीं होगा। 6 का भाग देखिए इसमें जाता है पूरा पूरा, तो 6 इसका गुणनखंड होगा। 7 का भाग इसमें नहीं जाता है पूरा पूरा, तो 7 इसका गुणनखंड नहीं होगा। 8 का भाग देखिए इसमें जाता है पूरा पूरा, तो 8 भी इसका गुणनखंड होगा। 9 का भाग 48 में नहीं जाता है, तो 9 इसका गुणनखंड नहीं होगा। 10 का भी भाग इसमें पूरा पूरा नहीं जाता है, तो 10 भी इसका नहीं होगा। इसके अलावा 11 भी नहीं होगा, 12 होगा, क्योंकि 12 का भाग 48 में पूरा पूरा जाता है। 13 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 होगा, क्योंकि 16 का भाग आता है। 16 इन 16, 16 इन 32, 16 थी 48 है, क्योंकि उसके पहाड़े में आ रहा है, इससे कट रहा है पूरा पूरा। इसके अलावा कौन सा होगा? इसके अलावा 24 होगा। ठीक है। तो 24 होगा। इसके अलावा जो सेम संख्या 48 है, तो 48 भी होगा, क्योंकि 48 का भाग 48 में पूरा पूरा जाता है। तो ध्यान कैसे रखना है गुणनखंड के बारे में, कि किसी भी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होती है जिसका भाग उस संख्या में पूरा पूरा जाता है। अब जो ये गुणनखंड आए हैं, इन सब का भाग 48 में पूरा पूरा जाता है, इसलिए ये क्या है? इसके गुणनखंड हो गई है। ठीक है। इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन देखिए, जैसे 36 है, तो देखिए एक तो हमेशा सबका गुणनखंड होता है, एक सबका गुणनखंड होता है, ध्यान में रखना है। तो एक हो गया है। इसके अलावा 36 में किसका भाग जा रहा है? 2 का जाता है, तो 2 भी होगा। 3 का भी जाता है, तो 3 भी होगा। 4 का भी भाग जाता है इसमें पूरा पूरा, तो 4 भी इसका गुणनखंड होगा। 5 का नहीं जाता है, 6 का जाता है, तो 6 भी इसका गुणनखंड होगा। 7 का नहीं जाता है, 8 का भी नहीं जाता है। 9 का जाता है, तो 9 का इसका गुणनखंड होगा। इसके अलावा 12 होगा। 11, 10 और 11 का इसमें भाग नहीं जाता, तो 10 और 11 नहीं होगा, 12 का इसमें जाता है। आगे देखिए, इसके अलावा 18 होगा, 18 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है। इसके अलावा 36 होगा, इसके अलावा 36 होगा। ध्यान में रखना है, जो जो संख्या है उसे बड़ी संख्या उसका गुणनखंड नहीं हो सकती। ठीक है, ध्यान रखना है। लास्ट देखिए 36 आ गया ना, अब 36 से बड़ी संख्या इसका गुणनखंड नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखना है, क्योंकि बड़ी संख्या का भाग इसमें नहीं जाएगा पूरा पूरा। ठीक है। तो जो कोई भी संख्या है उसका गुणनखंड क्या होती? उस संख्या के बराबर या उससे छोटा ही होगी। ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारे तीसरा नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है 28 का गुणनखंड हमें निकालना है। तो देखिए एक का भाग जाता है इसमें 28 में, 2 का भाग जाता है, 3 का नहीं जाता है, 4 का जाता है, 5 का नहीं जाता, 6 का नहीं जाता, 7 का नहीं जाता है, 7 का जाता है, सॉरी 7 चौक 28 होता ना। इसके अलावा किस संख्या का भाग जाता है? इसके अलावा 14 का भाग जाता है, और इसके अलावा 28 का। तो इन संख्याओं का ही भाग इसमें जाता है, तो ये संख्या क्या होंगी? इसका गुणनखंड होगी। गुणनखंड को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फैक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फैक्टर। ये लीजिए फैक्टर होता है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए,
चौथा हमारे पास है 100 का बताना है। चलिए, तो एक हो जाएगी, एक हो जाएगा इसका गुणनखंड। इसके अलावा 2 का भाग जाता है इसमें, इसके अलावा 4 का भाग भी जाता है इसमें, इसके अलावा किसका भाग जाता है इसमें, इसके अलावा आपका जाता है इसमें 5 का भाग जाता है इसमें, इसके अलावा 10 का भाग पूरा पूरा जा रहा है इसमें, इसके अलावा 20 का जा रहा है, 25 का जा रहा है और 50 का जा रहा है, इसके अलावा 100 का जा रहा है। तो इन सब संख्याओं का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है। तो ये 100 के ये क्या हो गए हैं, फैक्टर हो गए हैं, गुणनखंड हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर का। 5वां नंबर में है 125 के गुणनखंड हमें निकालने हैं। तो पहली बात, एक तो सबका क्या होता है, गुणनखंड होता है। एक के अलावा किसका भाग जा रहा है, 5 का जाएगा भाग, इसके अलावा 25 का जाएगा, इसके अलावा 125 का भाग जाएगा। तो इन संख्याओं का भाग ही इसमें क्या जाता है, इस संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है, इसके अलावा नहीं जाता है। तो जिस संख्या का भाग पूरा पूरा जाता है वही संख्या क्या होती है, उस संख्या का फैक्टर होती है, गुणनखंडे होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। गुणज का मतलब होता है मल्टीपल लिखिए। पहला हमारे पास है गुणज 7 के गुणज बताने हैं। तो गुणज क्या होता है, मतलब जो 7 है इसके गुणज आएंगे उसमें इसका भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। जैसे 7 है, 7 हो जाएगा इसका गुणज। आपको क्या ध्यान रखना है, किसी भी संख्या का में मल्टीपल पूछे, गुणज पूछे, तो उसका टेबल लिख दीजिए। उसकी टेबल ही क्या हो जाएगी, उसका गुणज हो जाएगी। तो 7 की टेबल लिख दो, तो 7 दूनी 14 आ जाएगा, फिर 7 ती 21, 7 चौक 28 और 7 पंजू 35। 5 ही तो पूछा था, तो हो गया है। मतलब इसका अर्थ क्या है, जो ये संख्या है इस संख्या का भाग इन पूरी संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए ये क्या होते हैं, इसके मल्टीपल होते हैं, ध्यान में रखना है। दूसरा देख लीजिए, दूसरा हमारे पास है 12 के 5 मल्टीपल लिखना है। तो 12 की टेबल लिख देंगे, 12 का पहाड़ा लिख देंगे। तो लिख दो 12 का पहाड़ा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 12 पंजू 60। तो ये क्या हो गए, इसके मल्टीपल हो गए हैं, गुणज हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि 12 का भाग इन पूरी संख्याओं में जाता है पूरा पूरा। चलिए, तीसरा नंबर का क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। 17 है, 17 के बताना है। तो 17 का क्या लिख देंगे, पहाड़ा लिख देंगे, टेबल लिख देंगे। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 चौक 68 और 17 पंजू 85। ये हो गए हैं। अब देख लीजिए 17 का भाग इन पूरी संख्या में पूरा पूरा जाता है, इसलिए ये क्या हो गए हैं, 17 के गुणज हो गए हैं, मल्टीपल हो गए हैं। चौथा देखिए, चौथा है हमारे पास 15। तो 15 के मल्टीपल लिख दीजिए, तो 15 का पहाड़ा लिख दीजिए, टेबल लिख दीजिए। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 15 ती 45 और 15 चौक 60 और 15 पा 75। तो ये क्या हो गए, इसके मल्टीपल हो गए। अब देख लीजिए 15 का भाग इनमें पूरा पूरा जा रहा है इन संख्याओं में, तो ये क्या हो गए हैं, इसके मल्टीपल हो गए हैं। पांचवा आ रहा है हमारे पास, किसे लिखना है, 18 का। तो लिख दीजिए 18 का। तो 18 का पढ़ा लिख दिया, टेबल 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 ती 54, 18 तो 72 और 18 पंजू 90। तो ये हो गए 18 के मल्टीपल। अब देखिए 18 का भाग इस पूरी संख्या में पूरा पूरा जा रहा ना, तो जब भाग पूरा पूरा जाता है उस संख्या में, तो वो उसे क्या हो जाते हैं, मल्टीपल हो जाते हैं, गुणज होते हैं। तो आज हमने ये सीख लिया है, इन क्वेश्चन के द्वारा कंसेप्ट क्लियर किए हैं, हमने कुछ सीखा है। लगातार इसी प्रकार से बने रहिए, हर एक क्लास का मैथ कंप्लीट होगा। ये 6वीं क्लास की मैथ चल रही है अभी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिसकी मैथ कमजोर है, जो भी आपके टीचर वगैरह पढ़ाते हैं, उसके लिए हम और भी बेहतर से बेहतर करते रहेंगे। बस आपका